मोदी का सपना है अब की बार 400 पार, लेकिन क्या टूट जाएगा 400 पार का सपना? 400 नहीं, बस इतनी सीटों पर सिमट जाएगी एनडीए। देखिए मोदी पर हुई भविष्यवाणी। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। हमारे साथ है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी, इस बार बीजेपी एक नारा शुरू से लगा रही है, वो है अब की बार 400 पार। पीएम मोदी खुद मन से ये दावा कर चुके हैं। भले ही साउथ में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है, फिर भी दावा ठोके जा रहे हैं अभी तक। क्या लगता है, मोदी का ये सपना 400 पार का सपना इस बार पूरा हो पाएगा? देखिए, हालांकि ये तो बीजेपी के सपोर्टर्स के लिए और बीजेपी वालों के लिए आपने बड़ा कठिन प्रश्न और कट प्रश्न पूछ दिया है। हालांकि मैं स्वयं, अब विकल्प कुछ नहीं है तो सनातन के नाम पर मैं खुद सपोर्ट वोट के माध्यम से कर ही देता हूं, लेकिन कुछ बातों में मैं विरोधाभास रखता हूं। लेकिन ज्योतिष के रूप में मैं प्रयास करता हूं कि निष्पक्ष लिया जाए। जब ये नारा दिया गया और इलेक्शन की डेट आई, जो पहला मतदान का चरण था जिस दिन, उस दिन को ले लीजिए और 4 जून की तिथि ले लीजिए। 19 अप्रैल था उस दिन। 19 अप्रैल पहला था, रिजल्ट का दिन 4 जून है। शनि का अंक वर्षांक है और साथ ही साथ 4 और 6 10 9 का मंगल का अंक, रिजल्ट का दिवस। मंगल और चंद्र जो है नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में लग्न में बैठकर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल के प्रभाव की तिथि में रिजल्ट आना यह दर्शाता है कि सरकार यही रहेगी, सरकार को कोई हिला नहीं सकता है। लेकिन जो नारा दिया गया है अब की बार 400 अब की बार 400 पार, जो शायद अब की बार हमें लगता है कि एक चीज आपने देखा, ज्योतिषीय तरीके से तो हम रोज जितने भी बीजेपी के नेता रैलियां कर रहे हैं, सृष्टि जी, मैं एक ज्योतिष भी हूं और क्योंकि मैं भारत का नागरिक भी हूं और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की धरा से बिलोंग करता हूं, तो जहां से राजनीति बड़े अच्छे से खेल करती है और जन्म लेती है, तो इसलिए मैं हर भाषण सुनता हूं। पहली बार आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी को इतना आक्रामक होकर के जवाब देते हुए, बिल्कुल, और व्यक्तिगत चीजों पर कटाक्ष करते हुए, किसी भी नेता प्रतिपक्ष के यानी कांग्रेस के नेताओं के ऊपर या किसी के ऊपर व्यक्तिगत कटाक्ष करते हुए। दूसरा, पहली बार बीजेपी इस तीसरे इलेक्शन में, तीसरे लोकसभा चुनाव में पहली बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपने बचाव में बोलना पड़ रहा है, यानी बीजेपी के बचाव में बोलना पड़ रहा है, मुद्दों को बदलना पड़ रहा है। नहीं तो सिर्फ एक मुद्दा लेकर के पहला बयान हो जाता था, उसी पर लगातार इनके नेता बयानबाजी करते रहते थे। तो अब की बार 400 की नैया पार, मेरे अनुसार, ग्रहों के अनुसार, शनि गुरु की राशि में है और गुरु के नक्षत्र में है, और गुरु जो हैं वह शुक्र की राशि में है, वृषभ में। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी संभव नहीं है यह आंकड़ा। फिर भी कितनी सीटें आ सकती हैं? अगर 400 पार भी नहीं होगा, जीत तो चलिए ये तो माना जा रहा है कि वो बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन 400 पार नहीं तो कितनी सीटें आ सकती है बीजेपी को? देखिए, कुल एनडीए की जो सीटें हैं, जो एनडीए गठबंधन की जो सीटें हैं, वह हमने बहुत पहले ज्योतिषीय आंकलन करके अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर भी डाला है और कई जगहों पर व्यक्तिगत रूप से कुछ नेताओं ने पूछा है, कुंडली दिखाई है, तो उस माध्यम से जो मेरा आंकड़ा कहता है वो लगभग 358 से लेके 362 सीटों के आसपास एनडीए सिमट जाएगी। यही रहेगा आंकड़ा, 400 का आंकड़ा नहीं छूटा। यानी मोदी का सपना जो 400 पार है वो इस बार के चुनाव में पूरा नहीं होने वाला, नहीं होगा। ग्रहीय दृष्टिकोण बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, 2 चीजें हैं सृष्टि जी। कुंडली नो डाउट सपोर्ट कर रही है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है जनता दल से, उसकी कुंडली का अध्ययन कर लीजिए, भारतवर्ष की कुंडली का, वृषभ लग्न का अध्ययन कर लीजिए, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का अध्ययन कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं इस नारे से लगता है कि अति का आत्मविश्वास
लगता है बीजेपी के नेताओं को हो गया है, जो कि शायद टूटना भी चाहिए, क्योंकि कुछ भ्रम टूटने जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है कि इस वक्त बीजेपी के नेता या फिर पीएम मोदी ही बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। लोग भी ऐसा कह रहे हैं, उनको लग रहा है कि 400 पार हो ही जाएगा भैया, इस बार तो जीत मुमकिन ही मुमकिन है। अब साउथ की बात करें अगर आचार्य जी, तो साउथ में भी एक उम्मीद बीजेपी को जग रही है। जिस तरह से हैदराबाद में माधवी लता को उतारा गया, तो साउथ में भी पकड़ बनाने की कोशिश पीएम मोदी और बीजेपी कर रहे हैं। क्या ये सफल हो पाएगा? देखिए सृष्टि जी, बहुत पहले यहां मैं भाजपा या भाजपा के नेताओं का 1% भी साउथ में श्रेय नहीं दूंगा। श्रेय दूंगा उन नेताओं का, विपक्ष के या वहां की क्षेत्रीय पार्टियों के, जिन्होंने निरंतर सनातन धर्म पर बोल करके एक प्रहार किया है। चाहे वह गोबर के ऊपर हो, गोबर लेपन के ऊपर हो, जबकि विज्ञान मान चुका है कि गाय के गोबर के लेपन से सन की जो रेडिएशन होती है वो अंदर तक नहीं जाती है, शुभतापूर्ण होता है। विदेशों में लोग आजमा रहे हैं, कई डेवलप कंट्रियों में लोग हट बना रहे हैं, मड हट बना रहे हैं, और उसमें लोग समय बिता रहे हैं। जब सन बहुत ज़्यादा प्रभाव में रहता है, यानी बहुत हार्श रहता है, तो उस समय लोग इस चीज़ को आजमा रहे हैं और उसका फ़ायदा ले रहे हैं। ऐसे में हमारे भारतवर्ष की धरा से जब दक्षिण भारत से इस तरीके से कटाक्ष आया, जबकि वो लोग खुद सनातन को लेकर इतने एग्रेसिव हैं, मुझे लगता है कि मैं गया हूं साउथ में, और वहां के ब्राह्मणों के अंदर जो वेद और पुराणों के प्रति आसक्त है, वो जो उनके अंदर लहक है पढ़ने की, अध्ययन करने की, वो हम उत्तर भारतीयों के अंदर नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल है आचार्य जी कि जब सनातन वाले कार्ड पे ही तो बीजेपी खेलती है, बीजेपी को लगता है कि उसके पास हिंदुओं का वोट है, और आप कह रहे हैं साउथ में ज्यादा हिंदुत्व है, तो अगर ऐसा है तो फिर भी साउथ वाले क्यों नहीं, बीजेपी वहां अपनी पकड़ क्यों नहीं बना? देखिए, अब बीजेपी का वही हमने कहा सृष्टि जी, अब जो वर्तमान स्थिति है, लगातार विपक्ष ने जो कटाक्ष किया है सनातन के ऊपर, देखिए साउथ जाहिर सी बात है धर्म के प्रति, और वहां पर अध्ययनरत हैं वहां के लोग। तो जब भी लोग वास्तव, मैं बार बार कहता हूं सृष्टि जी, इसमें विरोधाभास है, हो सकता है कि कुछ उत्तर भारतीय ब्राह्मण या ज्योतिषाचार्य मुझ पर भी कटाक्ष करें, लेकिन ये सत्यार्थ है कि हम आधे अधूरे ज्ञान के साथ बैठते हैं और ले जाकर के धर्म के प्रति आधा भ्रम फैलाते हैं, आधा झूठ फैलाते हैं। कितने लोगों को कितनी पूजन विधियां पता ही नहीं है। हर ब्राह्मण आप जाएंगे, आप तो खुद एक ऐसी धरा से है जहां सनातन और धर्म को लेकर इतनी जागरूकता है, लेकिन आप देखिए कि 10 ब्राह्मण को बुला के कथा करा लीजिए, 10 विधि से करेगा। सही बात है। ठीक है, शास्त्र के अनुसार शास्त्र की एक विधि है, एक मान्यता है, कोई वैसा मिल जाए, लेकिन जब हम आधे अधूरे ज्ञान में रहेंगे तो हम धर्म को लेके हम करेंगे। जब कैसे देखती हैं आप जिहाद क्यों होता है? क्योंकि उनको धर्म की मूल कभी शिक्षा ही नहीं दी गई। तो जब धर्म का ज्ञान अधूरा रहेगा तो हम इसी तरीके से भ्रमित होंगे। लेकिन साउथ में धर्म को लेकर लोग हैं अग्रसर, और ऐसा नहीं कि सुनने वाले, वहां पर अध्ययनरत लोग हैं, तो वहां पर कभी भी धर्म के विषय को मुद्दा नहीं बनाया गया था। लेकिन अब जब खलबलाहट में विपक्ष ने धर्म के नाम पर बयान दिए हैं, गलत बयानबाजियां की हैं, तो अब वहां के लोग भी भाजपा की तरफ थोड़ा सा रुझान किए हैं। उसका रिजल्ट निकाय चुनाव में हैदराबाद इत्यादि में देखा जा चुका है। तो इसका मतलब हो सकता है कि आने वाले समय में साउथ पर अपनी पैठ जमा सकती है बीजेपी। बिल्कुल प्रभाव बढ़ेगा, प्रभाव निसंदेह बढ़ेगा। देखिए 2020 जनवरी 24 जनवरी 2020 के बाद से, जब से शनि मकरस्थ हुए हैं, मकर में आए हैं, उसके बाद से निरंतर देखेंगे आप धर्म ध्वजा प्रबल हुई है, यानी धर्म का विषय प्रबल हुआ है। आज बता दीजिए कि कहीं भर जो है वह विकास को प्राथमिकता दी जा रही हो, विकास की बात की जा रही हो, हर जगह धर्म और जाति को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा जा रहा है, जबकि ये देश का राष्ट्र निर्माण का चुनाव है। यहाँ जो लोग जीतेंगे वो भारत देश की संसद में जाकर के देश के लिए अपने विचार रखेंगे। अभी एक पीएम मोदी का बयान आया था मुस्लिमों पर, उन्होंने कहा कि एक बयान देते हुए उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस ने पहले कह दिया था कि अपना हिस्सा मुस्लिमों को देंगे, ऐसा करके उन्होंने कहा, और फिर कहा कि आप क्या चाहते हैं, आपका हिस्सा ज़्यादा बच्चों वाले के पास चला जाए। इसको मुद्दा बनाया गया था और कहा गया था कि पीएम मोदी ने मुस्लिमों को घुसपैठ कह दिया है। देखिए, हमें लगता है हिस्सा किसी को नहीं जाना चाहिए, और अगर राष्ट्र निर्माण में किसी का भी हिस्सा जाना चाहिए तो वो बुरा नहीं है, क्योंकि
हर सरकार ने आम लोगों की, जो हम मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो 30 दिन काम करके और अकाउंट में सैलरी आती है, साल के लास्ट में हमें जब टैक्सेशन का बर्डन पड़ता है 20% और 30% के स्लैब का, तो वो बड़ा भारी पड़ता है, कोई भी सरकार हो। दूसरा, अगर मोदी जी को मैं कहता हूं कि ठीक है, धर्म को लेकर के बहुत काम किया है बीजेपी ने और किया भी है, और एक बहुत बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का, उसको एक पटल पर ला करके उसका निर्माण का कार्य किया, लेकिन अगर किसी पर कटाक्ष करना है तो उससे बेहतर है कि आप सनातन की, धर्म की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए। लाइए ना आप गुरुकुल को, बंद कर दीजिए 7 स्टार स्कूलों को, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एसी लगा करके और फैंसी ड्रेस पहन के टीचर्स आती हैं और डिस्को करती हैं पीटीएम में। ऐसे चीज़ों को बंद करिए, डिस्क और बार को बंद कर दीजिए एजुकेशन के नाम पर, और ला दीजिए गुरुकुल नीति को, और देखिए कैसे सुधार होता है, कैसे लोग अपने लिए, अपनी पीढ़ी के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए कुर्बान ना होने के लिए तैयार हो जाएं, तो बात क्या है। एक और सवाल रहेगा कि मोदी सत्ता पर विराजमान कब तक रहेंगे। अब बात, उनका एक बयान भी आया था कि मैं तो 2047 की सोच रहा हूं, आप कहाँ ये सोच रहे हैं? देखिए, 3 साल पहले हमने आप ही के इस मंच के दूसरे मंच से हमने कहा था कि 2024 का जनरल इलेक्शन बीजेपी जीतेगी, मोदी जी शपथ लेंगे, लेकिन वह कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। यह किसी भी विधि से हो सकता है, अड़चन आएगी, चाहे वह स्वास्थ्य कारणों से आए, चाहे किसी भी कारण से आए, लेकिन अब भी मैं ज्योतिषीय गणना पर अपने अडिग हूं कि मोदी जी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे 2024 से 2029 तक का। ये मैं अभी भी अपनी गणना के अनुसार ज्योतिषीय गणना को मैं रखता हूं सामने। फिलहाल आपने जो मोदी जी को लेकर बताया कि 400 पार का सपना उनका टूट सकता है, भले ही 300 से ज़्यादा सीटें आ सकती है, लेकिन 400 पार का जो सपना वो देख रहे हैं वो टूट सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा।